नमस्कार। टारगेट विथ स्टडी प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बालक से संबंधित विकास से संबंधित जो पढ़े थे कल, मानसिक विकास और शारीरिक विकास के बारे में टोटली जाने थे। आज हम बालक के संवेगात्मक विकास के बारे में, इमोशनल डेवलपमेंट किस स्तर से कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो संवेगात्मक विकास जो होता है उसे इमोशनल डेवलपमेंट करते हैं, भावात्मक होता है। संवेग में आत्मनिष्ठ भावनाएं होती हैं, अपने अंदर आत्मनिष्ठ मतलब अपने अंदर की भावनाएं होती हैं जिसका संबंध मन के भाव पक्ष से होता है। बच्चे के अंदर से जो संवेदना निकलती है अर्थात वही जो है आत्मनिष्ठ होती है, उसी का संबंध जो है भाव पक्ष से होता है। संवेग वास्तव में उद्वेलन या उत्तेजित दशा है जो आत्मनिष्ठ भावनाओं व संज्ञानात्मक व्याख्या का एक जटिल स्वरूप है जिससे ये सभी घटक सम्मिलित हैं। संवेग की जो प्रकृति होती है वो आत्मनिष्ठ होती है। वुडवर्थ ने संवेग के बारे में बताया था, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इन्होंने दो प्रकार के संवेग बताए। संवेग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक संवेग जिसे पॉजिटिव इमोशन कहते हैं, दूसरा होता है नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग ऐसा संवेग है जिससे हमको प्रेम, हर्ष, आनंद, करुणा, दया, भरोसा, प्रशंसा, साहस, सृजनात्मकता, आशावादिता, उल्लास आदि चीजें हमारे अंदर जो है ऐसी चीजें आती हैं जो है हमारे हमको आनंदित करने वाली चीजें होते हैं, हमको जो है उत्साहित और आनंदित करने वाली चीजें होती हैं, सकारात्मक संवेग होता है। और हमारे अंदर जो नकारात्मक संवेग वो निगेटिव इमोशन होता है जो हमारे अंदर जो है उसके होने से हमको कुछ ना कुछ हानि होती है। जैसे क्रोध हो गया, क्रोध में किसी से लड़ाई कर ली है, झगड़ा कर ली है, घृणा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं और किसी को देख करके डर जा रहे हैं, और दुश्चिंता, अवसाद, अंतर्द्वंद हमारे मन के अंदर की कुछ नकारात्मक संवेग है जिसके कारण से हमारी शारीरिक गुण में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने लिखा था कि संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन हो। संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन हो रहता है, अर्थात परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद है टोली या समूह में रहने के कारण बालक में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि बाधित संवेग आ जाते हैं। किशोरावस्था में दया, प्रेम, क्रोध, करुणा आदि संवेग अस्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में होता है जिसके कारण क्रोधी या चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके बाद संवेग के प्रभावी कारक में दो कारक है, एक है आत्मनिष्ठ कारक है, दूसरा है स्थित परक कारक। आत्मनिष्ठ कारक है जिसमें कोई व्यक्ति है उसमें जैसे पुरुष में क्रोध का संवेग अनुभव अपेक्षाकृत अधिक होता है। पुरुष व्यक्ति जो होता है उसमें संवेग महिलाओं की तुलना में अधिक होती है क्योंकि उसको जो है प्रतिस्पर्धा करना होता है, जो इस संसार या इस दुनिया में लोगों से प्रतिस्पर्धा करना होता है महिलाओं की तुलना में पुरुष को ज्यादा। जैसे हो गया व्यापार और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों में, तो उसको जो है उसके अंदर क्रोध का संवेग ज्यादा होता है महिलाओं की तुलना में। उसके बाद स्थित परक संवेग हो है कि जब परिस्थितियों के हिसाब से कोई संवेग उद्भूत हो जाता है तो उसे स्थित परक संवेग कहते हैं। जैसे सांप को देख करके अचानक भय आ जाना, और इस तरह के जो संवेग हैं वो स्थितियों को देख करके आते हैं। डर, भय, चिंता ये सब जो है अचानक में आते हैं। तो स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जो संवेग आते हैं उसे स्थित संवेग का अनुमान वाचिक तथा अवाचिक अभिव्यक्तियों द्वारा। जो संवेग होता है उसको हम दो तरीके से अनुमानित करते हैं। एक तो अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है वाचिक द्वारा, वर्बल होता है, और दूसरा होता है अवाचिक होता है, इन्हीं अभिव्यक्तियों के द्वारा दूसरों की अनुभूतियों को समझने में समर्थ होता है। वाचिक में है हम कोई चीज बोल रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति से प्रेम से बोल रहे हैं लेकिन किसी दिन गुस्सा में आकर के बोल दिए
तो जान जाएगा कि आज ये गुस्सा है। किसी को जो है डांट दिया या किसी को बोल दिया, किसी को और तरीके से जो है वो कर दिया, तो किसी को अन्य तरीका अपना करके निग्लेक्ट कर दिया या कुछ कर दिया, तो उस हिसाब से वाणी के द्वारा जो संवेग विकसित होता है उसको जो है वाचिक कहते हैं, और जो संकेतों के माध्यम से होता है उसको जो है अवाचिक कहते हैं। जैसे चेहरे का हाव, अगर चेहरा हमारा इस तरह से डरावना टाइप में है तो सब जान जाएंगे कि आज गुस्से में है। मुख की आकृति हमारी देख करके समझ जाएंगे आज दुखी है कि खुश है। शरीर में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के माध्यम से लोग जान जाते हैं कि आज इनको कुछ कष्ट है या दुख है। टकटकी लगाकर किसी को देखना, तो उससे समझ जाते हैं कि किसी को घूर रहे हैं या कुछ हो रहे हैं। हम अपनी चेष्टाओं के माध्यम से किसी तरह से हम जो है संवेग की अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए संवेग की अभिव्यक्ति दो तरीके से होती है, वाचिक और अवाचिक। अब आप इसके बाद अगले वीडियो अवाचिक और वाचिक के बाद हम संवेग के अन्य जो कारक हैं उस पर हम बात करेंगे। अब हम मनोविज्ञान के बारे में कुछ लोगों द्वारा बताया गया है कि कितने कितने संवेग होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार 6 संवेग बताए गए। मनोविज्ञान में संवेगों की संख्या 6 बताई गई है, जिसमें नंबर 1 है क्रोध, विरुचि, भय, प्रसन्नता, दुख तथा आश्चर्य। मेन संवेग जो बताए गए मनोविज्ञान में 6 बताए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है क्रोध, दूसरा है विरुचि, तीसरा है भय, चौथा प्रसन्नता, पांचवा दुख और छठा आश्चर्य। मनोवैज्ञानिक इजार्ड ने 10 संवेग बताए। मनोवैज्ञानिक जो इजार्ड थे, पूछा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक इजार्ड द्वारा कितने संवेग बताए गए हैं, तो 10 संवेग बताए हैं। कौन कौन से हैं? हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, विरुचि, अवमान, भय, शर्म, अपराध बोध, अभिरुचि, उत्तेजना आदि। मनोवैज्ञानिक ब्लूचिक के अनुसार 8 मनोवैज्ञानिक जो ब्लूचिक थे उन्होंने 8 संवेग बताए हैं, जिसमें से प्राथमिक संवेग कुल संख्या में 8 है। प्राथमिक संवेग जो है कुल संख्या में 8 के हैं, जिनके 4 विरोधी युग्म है। जैसे हर्ष का विरोधी विषाद है, स्वीकृत का विरोधी दृश्य है, भय का क्रोध है, आश्चर्य का पूर्वाभास। ये जो है बताए हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक इजार्ड और मनोवैज्ञानिक ब्लूचिक। पूछा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक इजार्ड द्वारा कितने संवेग बताएंगे, तो वो 10 संवेग बताए। मनोवैज्ञानिक ब्लूचिक द्वारा कितने संवेग बताए हैं, तो 8 संवेग। अब संवेग के कुछ सिद्धांत हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा संवेग से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। संवेग को तीन तरीकों में बांट के इनके संवेग के सिद्धांत दिए गए। नंबर 1 है शरीर क्रिया के आधार पर संवेग, फिजिकल बेस ऑफ इमोशन। दूसरा है संज्ञानात्मक आधार पर संवेग, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव बेस ऑफ इमोशन। तीसरा है सांस्कृतिक आधार पर संवेग, जिसको कहते हैं कल्चरल बेस ऑफ इमोशन। शरीर क्रिया के आधार पर संवेग को में दो मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत है, जेम्स तथा लेजे का सिद्धांत, और दूसरा है कैनन वार्ड का सिद्धांत। शरीर क्रिया सिद्धांत ये बताता है कि यह आधार सिद्ध करता है कि जब हम किसी संवेग का अनुभव करते हैं तो अनेक शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। जैसे क्रोध आने पर हमारी हृदय गति बढ़ जाती है, पसीना आ जाता, हाथ पांव में कंपन आज इन्हीं के आधार पर संवेग की अभिव्यक्त होती है। उसके बाद जो है संज्ञानात्मक आधार पे संवेग को के सिद्धांत को बताया है। स्टेनले तथा सिंगर का सिद्धांत है, जिसे द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं। और सांस्कृतिक आधार पर संवेग जो है 2 तरीकों से किया गया है, अधिगम के आधार पर संवेग और अभिव्यक्ति। कुछ संवेग अधिगम के आधार पर होते हैं, कुछ संवेग अभिव्यक्ति के आधार पर होते हैं। जेम्स तथा लेंगे का सिद्धांत है। जेम्स तथा लेंगे जो थ्योरी दी थी 1984 में, जेम्स तथा लेंगे द्वारा 1984 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट घटना या उद्दीपक विशिष्ट शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन पेशी आधारित को उत्तेजित करता है तथा मस्तिष्क इन शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तनों का प्रत्यक्ष करता है, जिसके उत्पाद के तौर पर हमें संवेग की अनुभूति होती है। हमारे कुछ संवेग इस तरह से हैं कि जो किसी चीज को देख करके हमारे शरीर में जो है
जैसे सांप को देखकर, सांप को हम देखते हैं तो हमारे डर हो जाता है ना, भय नामक संवेग उत्पन्न होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, हमारी हृदय गति बढ़ जाती है, दौड़ना भागना चालू कर देते हैं और शरीर में पसीना आ जाता है। तो जब हमारे ऐसा संवेग उत्पन्न होता है जो हमारी शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से और उसके क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, तो उसे हम जो है जेम्स लेजे का सिद्धांत बोलते हैं। कैननवार्ड का सिद्धांत है। कैननवार्ड ने 1927 से 1936 के बीच में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार उपरोक्त सिद्धांत में जेम्स के सिद्धांत को, इस सिद्धांत कैननवार्ड ने जेम्स द्वारा जो शारीरिक क्रिया के सिद्धांत उन्होंने दिए थे उसको इन्होंने नकारते हुए या स्पष्ट किया कि शारीर क्रियात्मक और संवेग अनुभूति क्रमबद्ध नहीं बल्कि समानांतर प्रकार से घटित होता है। इन्होंने बताया क्रमबद्ध तरीके से नहीं होता, समानांतर तरीके से होता है और सांवेगिक प्रक्रिया की मध्यस्थता चेतक करता है। सांवेगिक दोनों जो है संवेगिक क्रिया होती है, उससे जो संवेग उत्पन्न होता है दोनों के बीच एक चेतक होता है, वह मध्यस्थता का कार्य करता है, जिसे हम थालमस, चेतक को कहते हैं थालमस ग्रंथि होती है। हमारे शरीर में एक दिमाग में थालमस ग्रंथि होती है जिसे चेतक कहते हैं। वो जो है दोनों के मध्य जो है कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के बीच जो है मध्यस्थता का काम करता है। तो इस सिद्धांत के उद्दीपक की सूचना को प्रत्यक्षीकरण करके चेतक इसे अनुकंपी तथा पेशियों को देता है तथा साथ ही इसकी सूचना प्रमस्तिष्की बलकूट अर्थात सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट, जो हमारे शरीर में एक मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसके बोलते हैं सेवरल कॉन्टेक्स्ट, उसको देता है जहां निम्न आधार पर संवेग की अनुभूति होती है। चेतक जो है अनुकंपी यंत्र या पेशी तंत्र, पेशियों के माध्यम से शरीर को क्रियात्मक करता है। शरीर जब क्रिया करता है तो उसके आधार पर हमारे मस्तिष्क में जाता है प्रमस्तिष्की बिलकुट, जहां पे सेवरल कंटेक्स्ट में जाता है। सेवरल कंटेक्स्ट वो संवेग भय या घृणा जुगुप्सा ये सब संवेग उस मस्तिष्की ग्रंथि के आधार पर हमको निकलने को मिलता है, तो संवेग का उद्भव होता है। अब जो है इस तरह से हमने देखा कि जेम्स तथा लेंजे का सिद्धांत, कैननवार्ड का सिद्धांत। अब हम संज्ञानात्मक आधार पर संवेग, कॉग्निटिव बेसिस ऑफ इमोशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में स्टेनले तथा सिंगर का सिद्धांत है। स्टेनले संज्ञानात्मक आधार पर जो संवेग के बारे में सिद्धांत दिया उनका नाम है स्टेनले तथा सिंगर का सिद्धांत, जिसे द्विकारक सिद्धांत कहते हैं। संज्ञानात्मक आधार के अनुसार संवेग को निम्न दो अवधि महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है शारीरिक उद्दीपन फिजिकल ओर्सल, और दूसरा है संज्ञात्मक उद्दीपन कॉग्निटिव लेवल। यह सिद्धांत मानता है कि हमारे संवेग की अनुभूति हमारे तत्कालिक उद्दीपन के प्रति जागरूकता के कारण है। मतलब हमारा संवेग जो है हमारे जो उस टाइम तत्कालिक समय में जो उद्दीपन जागृत होगा उसके आधार पर होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षीकरण का बाह्य उद्दीपक परसेप्शन एक्सटर्नल स्टिमुलस जब होगा तब शरीर क्रिया का उद्दीपन होगा, फिजिकल एरोसल होगा, फिर संज्ञानात्मक अंकन होगा, तो दोनों जब मिलेगा तो संवेगात्मक अनुभव होगा। इसी एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन से ही संवेग की उद्भव होगी। यह सिद्धांत मानता है कि संवेग शरीर क्रियात्मक रूप से समान होता है। संवेग शरीर क्रियात्मक रूप से समान होता है। किसी संवेगात्मक अनुभव के लिए उद्दीपन की चेतन व्याख्या की आवश्यकता होती है। किसी संवेगात्मक अनुभव के लिए उद्दोलन की चेतन व्याख्या की आवश्यकता होती है। व्याख्या जितनी कमजोर होगी संवेग उतना निम्न होगा। अर्थात उसके बाद सांस्कृतिक आधार पर संवेग कौन सा है? कल्चरल बेसिस ऑफ इमोशन। यह आधार मानता है कि संवेग की अभिव्यक्ति व उनका अधिगम दोनों में ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भूमिका होती है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार प्रथम है इसमें जो है प्रथम है अधिगम के आधार पर। यह आधार मानता है कि अधिकांश मूल संवेग सहज या जन्मजात होते हैं, उन्हें सीखना पड़ता है। अधिकांश संवेग मूल या जन्मजात होते हैं, उन्हें सीखना पड़ता है।
और उसके बाद जो है द्वितीय अभिव्यक्ति के आधार पर होता है संवेगिक अधिगम, उद्दीपकों पर निर्भर करता है जो संवेगिक प्रतिक्रियाएं उत्पादित करता है। अब देखो निषेधात्मक संवेगों का प्रबंधन कैसे करते हैं। जैसे नंबर 1 है दुश्चिंता, एनेक्सिटी। वह मानसिक दशा जो व्यक्ति अहम रक्षा को न अपनाने के लिए के कारण होती है। अहम रक्षा जो व्यक्ति नहीं अपना पाता उसके कारण उसको असफलता मिलती है। जैसे होता नहीं, कोई व्यक्ति किसी चीज में मन से ना काम करे लग करके, तो उसमें अगर असफलता होती है तो असफलता बार बार होने पर उसमें दुश्चिंता, अनिश्चितता का भाव आएगा, फिर वो जो है टेंशन में हमेशा रहेगा। दूसरा है अवसाद, व्यक्ति की मनोदशा को पूर्णतः पराजित कर देती है। जैसे कोई व्यक्ति 6-7 साल से लगातार तैयारी कर रहा है और उसके बाद उसका पेपर भी अच्छा हुआ है लेकिन वो पेपर में फेल हो जाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर उसको कोई काम करने का मन नहीं रहता, हमेशा परेशान रहता है। उसके बाद अंतर्द्वंद होता है, कॉन्फ्लिक्ट जिसे बोलते हैं। यह वह मानसिक अवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक विरोधी प्रेरणाएं एक साथ उत्पन्न हो जाती, मतलब ऐसी अवस्था है जिसमें 2 विरोधी प्रेरणाएं एक साथ होती हैं। इसकी 3 कैटेगरी बताया गया है कि धनात्मक, जब 2 विरोधी प्रेरणाएं प्लस प्लस अर्थात धनात्मक विरोधी प्रेरणाएं मिलती हैं तो उसमें संवेग उत्पन्न होता है। जैसे कोई आपका 2 व्यक्ति हैं, दोनों बहुत प्रिय हैं, लेकिन उसमें एक को आपको चॉइस करना है तो उस टाइम एक प्रेरणाएं जो है दोनों धनात्मक प्रेरणा है, लेकिन दोनों में से एक को आपको नजरअंदाज अलग करना ही पड़ेगा, तो धनात्मक जो है संवेग में आता है। दूसरा है ऋणात्मक संवेग। दोनों संवेग से कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य होता है, दोनों संवेग से कोई ना कोई नुकसान अवश्य होता है। जैसे कोई व्यक्ति सिपाही जो है दुश्मनों से लड़ता हुआ पकड़ा जाता है या आत्मसमर्पण करता है या उससे लड़ाई करता है, दोनों कंडीशन में उसको क्षति होती है। तीसरी कंडीशन है कि धनात्मक संवेग और ऋणात्मक संवेग दोनों मिलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है पीजीटी में उसका सिलेक्शन, केवीएस पीजीटी में सिलेक्शन हो गया लेकिन घर से वो बहुत दूर चला गया, लेकिन पद वो उच्च है, और दूसरा उसको जैसे दिल्ली में उसका घर है, वहां पर जो है उसको पीआरटी प्राइमरी लेवल का नौकरी मिल जाती है और बाहर उसको जो है पीजीटी लेवल की नौकरी मिलती है, तो पीजीटी लेवल बड़ा हुआ लेकिन पीआरटी लेवल घर के पास है, तो दोनों को लेने में जो अंतर्द्वंद की स्थिति आती है तो डिसाइड क्या करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि घर के पास रहना चाहेगा तो लोएस्ट पद लेगा, दूर रहना चाहेगा पास वाला पद। और धनात्मक में क्या होता है, दोनों प्रिय रहते हैं, दोनों से बेहतर परिणाम निकलते हैं, लेकिन उसमें से एक को त्याग करना पड़ता है। ऋणात्मक में क्या होता है, दोनों कंडीशन में कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट आता है। ठीक है, अब हम संवेग प्रशिक्षण की विधियों का इफेक्टिव इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान आधुनिक युग में कुशल संवेग प्रबंधन प्रभावी सामाजिक विधियां, कैसे हम कुशल प्रबंधन करके अपने अंदर जो नकारात्मक संवेग हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में है कि उनको अगर हमको कंट्रोल करना है तो पहली सिचुएशन है दमन, जिसे कहते हैं रिस्पिरेशन मतलब दमन। संवेग अभिव्यक्ति को भाव स्तर पर ही दबा लेना। जब संवेग हमारा उत्पन्न होने की स्थिति में हो उसी टाइम हम उसका क्या करें, दबा लें, तो वो दमन कहलाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दमन संवेग प्रशिक्षण की उचित विधि नहीं है, क्योंकि यह संवेग को बलपूर्वक दमन करके मानसिक द्वंद्व या तनाव उत्पन्न करता है। मतलब बेहतर दमन जो है बेहतर जो है प्रबंधन विधि नहीं है, क्योंकि ये जबरदस्ती जो है दमन करवाता है, जिससे मानसिक द्वंद्व और तनाव उत्पन्न होता है। दूसरा है रेचन कैथरेसिस। संवेगों को संवेग की अभिव्यक्ति का पूरा अवसर देना, संवेगों को संवेग की अभिव्यक्ति का पूरा अवसर देना चाहिए ताकि संतुलन स्थापित हो। इसे फ्रायड ने बायर के साथ मिलकर किया। रेचन विधि का प्रयोग, संवेग नियंत्रण की रेचन विधि का प्रयोग पूछा जाएगा कौन किया है, फ्रायड और ब्रायर मिलकर के। उसके बाद विलियन क्या है, इनहिलेशन। संवेग के कारण को संवेग के सामने ही हटा दें। संवेग का जो कारण है जिसके कारण संवेग उत्पन्न होगा
उसको तत्काल वहीं से हटा देना ही क्या है या स्थानांतरित करने से संवेग को संकलित करना विलीयन कहलाता है। उसके बाद मार्गांतरीकरण, मार्गांतरीकरण है। मार्गांतरीकरण मतलब होता है रिडायरेक्शन। मार्गांतरीकरण का मतलब रिडायरेक्शन मतलब है संवेगों को किसी अन्य दिशा में मोड़ देना। संवेग जो जिस दिशा में जा रहा है किसी दूसरे दिशा में मोड़ दो, ताकि संवेगी बालक का संवेग उसके जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए। मार्गांतरण का जैसे मान लीजिए कि कोई गलत संवेग उसके अंदर आ रहा है तो उसको दूसरी तरफ मोड़ करके प्रशिक्षण देके अच्छा संवेग दिला दीजिए, जिससे वो उसके भावी जीवन के लिए उपयोगी। संवेग प्रशिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है शोधन विधि, सब्लिमेशन। यह संवेग नियंत्रण व प्रशिक्षण की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। इसमें संवेगी बालक के संवेग को बलपूर्वक न दबाकर, बल्कि उसे उसके संवेग से होने वाली हानियों को बताकर, समझाकर, वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराकर उसके संवेगों से स्वयं नियंत्रण की ओर बढ़ा देना शोधन का। बालक के संवेग की अभिव्यक्ति के लिए लगातार प्रयास या कोशिश करना ही शोधन। अर्थात संवेग को क्या अच्छा है क्या बुरा है व्यक्ति को समझा करके, उस समझाने के पश्चात व्यक्ति स्वयं उसको नियंत्रित कर ले, वही विधि को क्या कहलाती, शोधन कहलाती है। अध्यावसाय कहलाती इंडस्ट्रियसनेस। बालक को किसी अन्य उपयोगी कार्य में, मतलब बालक जो बुरे कार्य में लिप्त है, उससे बुरे संवेग आ रहे हैं, उसको मोड़ करके किसी अन्य ऐसे कार्य में लगा दो कि वो बच्चा जो है दूसरी तरफ मुड़ जाए। तो बालक को किसी अन्य उपयोगी कार्य में व्यस्त करना अध्यवसाय कहलाता है। इससे बालक अधिक प्रदर्शित संवेग पर नियंत्रण करना सीख जाएगा। अगर दूसरी तरफ मोड़ देंगे तो वो वाला संवेग जो है नियंत्रित कर लेगा। अब प्रभावी संवेग प्रबंधन की कुछ युक्तियां, टेक्निक ऑफ इफेक्टिव इमोशनल मैनेजमेंट। आत्म जागरूकता रहे तो व्यक्ति जो है जो उसके ऊपर प्रभावी संवेग उसको नियंत्रण कर सकता है। परिस्थिति या वास्तविक पूर्ण आकलन कर ले तब उसको जो है कंट्रोल कर सकता है। आत्म परीक्षण करना, जैसे सकारात्मक मूल्यांकन, नकारात्मक मूल्यांकन जान लेगा। अगर सकारात्मक मूल्यांकन है तो उसमें आत्मविश्वास और संतोष की भावना होगी, नकारात्मक रहेगा तो नकारात्मक का है, ये सब जान करके संवेग को नियंत्रित कर। आत्म प्रतिरूपण का निर्माण करके संवेग को प्रबंधन कर सकता है। प्रत्याशिक पुनर्व्यवस्था या संज्ञानात्मक पुनर्संरचना के माध्यम से संवेग के प्रबंधन को कर सकता है। अच्छे संबंधों का विकास या पोषण करके कर सकता है। तदानुभूति है एम्पैथी के द्वारा भी वह अपने संवेग में प्रबंधन कर सकता है। दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, सहयोग मांगे भी और सहयोग दे भी। इस प्रकार से हम संवेग की समस्त विधियों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया और विस्तृत चर्चा किया। अब जो है अब अगले वीडियो में अन्य किसी टॉपिक को लेकर के आएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।